Hello students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 4. Here we start B section of this unit named catalysis. It is based on a factor named catalysis and substance is known as catalyst. उत्प्रेरण की प्रक्रिया का इस बी सेक्शन में स्टडी करेंगे और उसके संबंध में टर्म उत्प्रेरक को सबसे पहले समझ लेंगे। तो उत्प्रेरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिसिस, देन व्हाट आर कैटेलिस्ट, व्हाट आर द रोल ऑफ कैटेलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैटेलिस्ट and a special type of catalyst named enzyme catalyst and phenomena is named enzyme catalysis. तो इस प्रकार से यहां हम लोग केमिकल रिएक्शंस के लिए उत्प्रेरण की घटना का अध्ययन करेंगे और इस प्रक्रम में उत्प्रेरक का क्या रोल है, इसका क्या महत्व है और अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से उत्प्रेरक हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इन गिवन प्रोसेस नेम्ड द कैटलिस्ट हु इज यूज्ड, कौन सा उत्प्रेरक है जो इस प्रक्रम में उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखिए, नाम दीजिए। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। पहले इन दोनों टर्म को एक रिएक्शन के माध्यम से और साथ में ही डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। मैंने दोनों को एडिट किया क्योंकि बोथ आर रिलेटेड विद वन अनदर, एक दूसरे से दोनों जुड़े हैं, एक प्रक्रम है और एक के द्वारा यह प्रक्रम पूरा किया जाता है। तो आइए पहले डेफिनेशन समझते हैं और फिर एग्जांपल की ओर जाते हैं। सपोज दैट एक्स एंड वाई आर रिएक्टेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक पदार्थ X और Y हैं। ये रिएक्ट करके फिजिकल कंडीशन में XY प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और यह प्रोसेस नॉर्मल रेट से होता है, धीमी गति से सामान्य प्रक्रम है पूर्ण होता है। इस रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करने के लिए कोई सब्सटेंस R की प्रेजेंस करा दी जाए, तो इस सब्सटेंस R की प्रेजेंस के होने से X और Y का रिएक्शन रेट इंक्रीज करता है और जिससे X और Y यानी XY प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तेजी से पूरा हो जाता है। तो यहां R क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के होने के दर को बढ़ा रहा है, रेट ऑफ रेपो इंक्रीज करता है इस रिएक्शन का। इसलिए एक्सटर्नली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वे पदार्थ जो उस रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करें लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन ना करें। आर अपने स्ट्रक्चर में, अपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं करता है, चूंकि एक्सटर्नली यूज किया गया, बाह्य रूप से प्रयोग किया गया, तो ऐसे पदार्थ कैटेलिस्ट कहलाते हैं। यहां आर क्या हो जाएगा, कैटेलिस्ट हो जाएगा अर्थात उत्प्रेरक हो जाएगा। और कैटेलिस्ट के प्रभाव में जब कोई रिएक्शन पूर्ण होती है तो उस पूर्ण होने वाले प्रक्रम को कैटेलिसिस या उत्प्रेरण कहते हैं। तो इस एग्जांपल के माध्यम से इसकी डेफिनेशन को बता दें। व्हेन अ सब्सटेंस changes the rate of a reaction but is recovered chemically unchanged at the end of the reaction, then the phenomenon is known as catalysis and substance is known as catalyst। अर्थात रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के होने की दर को बढ़ा देते हैं, वेग परिवर्तित करने में मदद करते हैं, लेकिन अपने आप में स्वतः कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं और उत्प्रेरकों की यह घटना उत्प्रेरण या कैटेलिसिस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
N2 react with hydrogen H2 to form ammonia NH3. This reaction is completed in slow rate in atmospheric region. But if we take iron catalyst Fe, then Fe change the rate of this reaction. आयरन कैटलिस्ट का अगर उपयोग किया जाए इस अभिक्रिया में तो यह इस रिएक्शन के होने के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करता है, अमोनिया के बनने की दर को बढ़ा देता है, जबकि पहले यह प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप से होने वाली अभिक्रिया है जो स्लो रेट में धीरे धीरे अमोनिया को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जैसे ही यहां आयरन कैटलिस्ट का यूज किया गया तो यह एक्सटर्नल सब्सटेंस है, बाह्य पदार्थ है, अपने आप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन N2 और H2 के रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा जिससे अमोनिया के बनने की दर बढ़ जाएगी। तो प्रूफ हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे बाह्य पदार्थ जो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, और ऐसे पदार्थ कैटलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और ये अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि यह उत्प्रेरकों की घटना उत्प्रेरण या कैटेलिसिस कहलाती है। दूसरे शब्दों में कैटलिस्ट को डिफाइन करें, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of a chemical reaction without being used up in the reaction and remains unchanged at the end of the reaction. उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में व्यतीत हुए बिना उसके वेग को प्रभावित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में इनकी बनावट में, इनके भार में, इनके कंपोजिशन में यानी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और उत्प्रेरक के प्रभाव में जो अभिक्रिया पूर्ण होती है उसे कैटेलिसिस कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन की ओर, और उत्प्रेरण की घटना के आधार पर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात कैटेलिसिस के कितने टाइप हो सकते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो उत्प्रेरण का क्लासिफिकेशन हम दो क्राइटेरिया लेकर के करेंगे। सबसे पहला है बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है बाय द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट एक्शन, उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर या कार्यविधि के आधार पर। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट अभिकारक पदार्थ और पार्टिसिपेट करने वाले कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट पर बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, होमोजीनियस कैटेलिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस, समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। और जब फिजिकल स्टेट का क्राइटेरिया लेते हैं तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की स्टेट में सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस स्टेट में हैं, इनको देखते हुए यहां इनका क्लासिफिकेशन किया गया। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट एक्शन, उत्प्रेरक की क्रियाविधि को अगर आधार बना ले तो इस कैटेलिसिस को या उत्प्रेरण को 4 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज पॉजिटिव कैटेलिसिस, धनात्मक उत्प्रेरण। सेकेंड इज नोन एज नेगेटिव कैटेलिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण। थर्ड ऑटो कैटेलिसिस, स्व उत्प्रेरण। एंड फोर्थ प्रेरित उत्प्रेरण या इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। तो इन 4 पार्ट्स में कैटेलिस्ट की फंक्शन के आधार पर, एक्शन के आधार पर, और 2 पार्ट उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर। तो इस तरह से हम कैटेलिसिस को क्लासिफाइड कर लेते हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और एग्जामिनेशन में ये टर्म बहुत ही अधिक पूछे गए हैं। हाउ टू यू डिटरमाइन कैटेलिसिस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। केमिकल रिएक्शंस दिए होंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कैटेलिसिस को आइडेंटिफाई कराया जाएगा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आइए वन बाय वन इनका स्टडी करते हैं और इनके एग्जाम्पल के केमिकल रिएक्शंस को भी समझते हैं। सो वी स्टार्ट हियर। फर्स्ट टाइप नेम्ड होमोजीनियस कैटालिसिस, समांग उत्प्रेरण। केमिकल रिएक्शन ले लें और उसके हेल्प से ही पहले हम इसको एक्सप्लेन कर दें, देन डिफाइन करें। सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन reactant A and B are react with one another in the presence of catalyst X. A और B अभिकारक पदार्थ हैं जिन दोनों की भौतिक अवस्थाएं गैस हैं। A पदार्थ भी गैस अवस्था में है और B सब्सटेंस भी गैसीय अवस्था में है, जबकि लिया गया कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में है और ये रिएक्ट करके ए बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि होमोजीनियस कैटालिसिस है? सो वी सिंपल आइडेंटिफाइड इट बाय द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। प्रोडक्ट का यहां कोई रोल नहीं है, रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का रोल है और इन्हीं दोनों की भौतिक अवस्थाएं हमें देखनी है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक पदार्थ अर्थात रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, अगर ये गैस में है तो ये भी गैस में हो, अगर ये सॉलिड स्टेट में तो ये भी सॉलिड स्टेट में हो, अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में हो, तो अगर फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की रिएक्टेंट के समान हो जाए तो इस फिनोमिना को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और इसी के बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से फिर हम डेफिनेशन देते हैं। सपोज दैट सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन देख लें। इन दिस केस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 react with oxygen O2 in the presence of nitric oxide NO and gives out सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और इसे बैलेंस करने के लिए 2 कर लेंगे और यहां भी 2 कर देंगे। अब इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, जबकि NO क्या है, कैटलिस्ट है। फिजिकल स्टेट को मैच करें। सल्फर डाइऑक्साइड presents in gas state, oxygen also present in gas state and nitric oxide also present in gas state. तो अब सिमिलरिटी क्या है इसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्टेंट की भौतिक अवस्थाएं गैस हैं और उपयुक्त कैटलिस्ट उत्प्रेरक पदार्थ भी गैसीय अवस्था में है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो ऐसा कैटालिसिस होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है। फाइनली वी डिफाइन होमोजीनियस कैटालिसिस व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, द कैटालिसिस इज सेड टू बी होमोजीनियस कैटालिसिस। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। Now second type is named heterogeneous catalysis.
इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, और होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट। देन आल्सो बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में क्या अंतर है, इन्हें समझाइए। तो आपको डेफिनेशन बेस्ड ही डिफरेंशिएट कर लेना है। तो आइए समझते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। होमो का जस्ट अपोजिट। सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन X and Y reactant are participate and R catalyst is used. It makes XY product. यहां X सॉलिड स्टेट में है, Y सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में है, जबकि रिएक्टेंट R की भौतिक अवस्था गैस है। तो डिफरेंट हो गए। अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं ठोस हैं और प्रयुक्त उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था गैस है। तो जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक पदार्थों और उत्प्रेरक पदार्थों दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस घटना को हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं या विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन N2 एंड हाइड्रोजन H2 react with one another in the presence of iron catalyst to form ammonia. In this reaction, N2 and H2 are reactant, Fe is catalyst and NH3 is product. नाइट्रोजन की फिजिकल स्टेट गैस है, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट गैस है, और जो आयरन कैटलिस्ट है यह सॉलिड फॉर्म में है, ठोस प्रावस्था में है। तो अभिकारक पदार्थ यानी रिएक्टेंट तो गैस अवस्था में हो गए, लेकिन प्रयुक्त उत्प्रेरक या कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। तो कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इसलिए यह रिएक्शन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को बिलोंग करेगी। So finally we define it. When the reactants are in a different phase, then the catalysis is said to be heterogeneous. जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का ए सेक्शन कंप्लीट किया, जो कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट पर बेस्ड था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट डू यू मीन कैटालिसिस, व्हाट आर कैटलिस्ट, गिव राइज द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस बाय द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में इसके बी सेक्शन की तरफ चलेंगे, क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे, जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता यानी कैटलिस्ट के एक्शन पर बेस्ड है। उत्प्रेरक पदार्थ की क्या मैकेनिज्म होगी किसी केमिकल रिएक्शन पर, इस पर आधारित है, इसको पढ़ेंगे। आज के सेक्शन में जो होमो और हेट्रो का पार्ट कंप्लीट किया, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण से रिलेटेड क्वेश्चन दो क्राइटेरिया में आपको मिलेंगे। फर्स्ट, एज इट इज जैसा हमने आपको असाइनमेंट में दिया है, और दूसरा क्वेश्चन आपको कई सारे केमिकल रिएक्शंस दिए जा सकते हैं। यहां हम लोगों ने एक एक एग्जांपल ही लिया है, बट इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो होमो और हेट्रो टाइप के कैटालिसिस को बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आपको रिएक्शंस गिवन हो सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन दिया है और उससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा होमो और हेट्रो टाइप के कैटालिसिस को। तो बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है, आप ध्यान से सुनिए मुझे।
ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट के नीचे लिखे गए उसके फिजिकल स्टेट को अगर देख लिया जाए और उनका कंपैरिजन करा लिया जाए। अभिकारक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको बताया कि 3 मिलेंगी, या तो S लिखा होगा सॉलिड के लिए, या तो L लिखा होगा लिक्विड के लिए, और या फिर G लिखा होगा गैस पदार्थ के लिए। केवल इन 3 का ही हमें देखना है और कैटेलिस्ट से मैच कर लेना है। अगर ये सिमिलर मिल जाते हैं तो आपका रिएक्शन होमोजीनियस कैटेलिसिस को बिलोंग करेगा, और अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कैटेलिस्ट की फिजिकल स्टेट से डिफर हो जाए, भिन्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था में वे रिएक्शन हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस को बिलोंग करेगी। तो इतने सिंपल क्लू के माध्यम से आप कई सारे केमिकल रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और कैटेलिसिस की घटना को पहचान सकते हैं।